So hello everyone, today we are going to start with class 11 chapter structure of atom. The topic that we are doing right now are the problems based on electromagnetic theory. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको देखिए वेवलेंथ दिया है उससे आपको देखिए वेव नंबर भी निकालना है और साथ के साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो किस तरह से आप निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पहला तो वेव नंबर का फार्मूला होता है, इसको पढ़ते किस तरह से, न्यू बार दैट इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ वेवलेंथ ही आपका वेव नंबर होता है। और दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी निकालने का होता है, न्यू इज इक्वल टू c/λ, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। ठीक है, तो एक एक करके पहले चलते हैं वेव नंबर के साथ। फार्मूला हमने लगा दिया, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। लैम्डा कितना दिया हुआ है, 5800 एंगस्ट्रॉम। हमेशा याद रखिएगा कि आंसर जो है आप कोशिश कीजिए ऐसे यूनिट्स में निकालने की, यानी अगर देखिए एंगस्ट्रॉम दिया तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा ऐसे सिस्टम का यूज़ नहीं होता, बट फिर भी अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो आपने मीटर में इसको चेंज कर लेना है। सो 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, या फिर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, ये देखिए न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1 योर वेवलेंथ, लैम्डा लगा दिया नीचे। फिर आपने डिवाइड किया। ठीक है, ये 10⁻⁻10 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10⁻10 बन जाएगा। इसमें से जो 4 हैं आपके वो आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, 10⁴ आप ऊपर यूज़ कर लेंगे, मतलब इसके साथ इसको सॉल्व करने में, और बाकी आपका 10⁻6 जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपने सॉल्व करके देख लेना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए न्यू बार इज इक्वल टू c/λ। अब c तो हमें आपको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा है कि c क्या है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वो आपको याद रखनी है, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये स्पीड ऑफ लाइट, या आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख दी, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो आपने लिखा है वेवलेंथ वो है 5800 10⁻⁻10, वो मीटर है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड इन्वर्स में आपका आंसर आ जाएगा, या 1/सेकेंड में, जिसको आप साइकिल्स पर सेकेंड भी बोलते हैं और हर्ट्ज़ भी बोलते हैं। तो आंसर आपका डिवाइड करके हर्ट्ज़ में आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि ये जो 10 की पावर्स होती हैं इनको आपने अलग से सॉल्व करना है, और जो ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको आपने, मतलब ये जो आप क्या बोल सकते हैं इनको, जस्ट द नंबर्स जो मल्टीप्लाई में हैं 10 की पावर के साथ, इन नंबर्स को आपने अलग से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक आपको ये मिल जाएगा और एक आपको 10 की पावर मिल जाएगी, फिर वो आपने सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसमें जब भी आप आंसर निकालते हैं इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, कि 10 की पावर में आपने लिखा, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉइंट से पहले एक ही नंबर आए, क्योंकि यही इसका स्टैंडर्ड वे होता है इसको लिखने का। तो यहाँ तक आपका हमने न्यूमेरिकल किया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो या कोई भी थ्योरी हो, इससे पहले आपने जैसे थॉमसन मॉडल पढ़ा, फिर वो फेल हो गया, फिर आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, वो उसकी भी कुछ कमियां हैं, उसके बाद अब बोहर मॉडल भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वैसे ही बीच में वेव थ्योरी आई तो उसकी भी कुछ कमियां हैं, तो उसकी कमियों के बारे में जानेंगे। पहले तो ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन क्या किया। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जब इसके आपको थोड़ा सा इसके वेव थ्योरी के बारे में बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वेव के नेचर को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, और ये सक्सेसफुल है एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। ठीक है ना, क्योंकि लाइट जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो लाइट जो जो प्रॉपर्टीज शो करती है, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। ठीक है, ये इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन आपके लिए नई चीज़ें होंगी। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन होता क्या है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में जब आने वाले चैप्टर्स हैं आगे आपके, उनमें आप डिटेल्स में इन चीज़ों को आगे स्टडी करेंगे।
तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये चीज़ जाननी है कि इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेव नेचर शो करता है लाइट का, ठीक है। एटसेट्रा मतलब कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे आपने लाइट की और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो वैसे इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये जो चीज़ें एक्सप्लेन की इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, ये किया वेव नेचर के ऊपर एक्सप्लेन, बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ये वाले फिनोमिना, जैसे फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इसी चैप्टर में आगे आने वाली हैं, ठीक है। तो इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा आपका हीट कैपेसिटी के वेरिएशन को, ठीक है। हीट कैपेसिटी अगेन प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, ठीक है। विद टेम्परेचर अगर आप उस प्रॉपर्टी को देखते हो तो उसमें वेरिएशन आता है, उस वेरिएशन को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पाई। देन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेक्ट्रल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ आगे आपको हाइड्रोजन की इसी चैप्टर में आने वाली है, ये भी आपको आगे हम बताएंगे। तो इस चीज़ को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, क्योंकि ये वेव थ्योरी है, देखो आप वेव थ्योरी तो वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। और ये जितने भी आपको नीचे पॉइंट्स बताए हैं ये सब आपको पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसके बाद जो थ्योरी आई उसने कैसे जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया वो आपको मैं बताऊँगा इसके बाद। सो नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इससे पहले आपको बताया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब वो वहाँ पे लिमिटेशंस हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आया था कि इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें अभी आपको बताई जाएंगी कि ये क्या होती हैं और ब्लैक बॉडी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं ब्लैक बॉडी होता क्या है। देखिए ब्लैक बॉडी एक्चुअल में कार्बन ब्लैक होता है या फिर ऐसी एक बॉडी जो कि आपका परफेक्टली हर एक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर ले। रेडिएशन कौन सी, जो आप ऊपर उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो वो उसको परफेक्टली अब्जॉर्ब कर ले, या फिर जब आप उसको हीट करते हैं तो वो हर तरह की रेडिएशन को एमिट करे, ठीक है। तो अ बॉडी विच अब्जॉर्ब्स एंड एमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ब्लैक बॉडी नॉट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है, एक तरह का परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट रेडिएटर है। रेडिएट मतलब हर तरह की फ्रिक्वेंसी वो एमिट करती है और हर तरह की फ्रिक्वेंसी वो अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। देखिए जब भी आप ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, वो एमिट करती है हर तरह की रेडिएशन को। जो वो रेडिएशन एमिट करती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मेन तो है एग्जाम्पल के साथ हम समझें कि ये तो चीज़ें चलो ब्लैक बॉडी बता दी या फिर ये चीज़ बता दी, इसका यूज़ क्या है। देखिए इसका यूज़ ये है जैसे कि आप एक आयरन बार को, एक लोहे को जब गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद, बहुत देर के बाद गर्म करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लाल होना शुरू हो जाता है। तो पहले उसमें रेड कलर आता है, ठीक है। बट अगर आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते रहें मतलब मान लीजिए भट्टी में एक तरह का फर्नेंस में आप उसको जो है लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो फिर वो येलो कलर आएगा उसमें, ठीक है। रेड के बाद जो बहुत और ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो कलर फिर उसका चेंज होके येलो हो जाएगा। फिर और ज़्यादा आप बढ़ा दो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वाइट ग्लो करना शुरू कर देगा और फिर बाद में हल्का सा ब्लू कलर भी उसमें आ जाएगा। तो यानी ये गर्म करने पर चीज़ का किसी उसका मेटल का, पर्टिकुलरली आयरन बार मेटल है, उसके कलर में क्यों चेंज आया। तो ये फिनोमिना ही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना है, ठीक है। इसको कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, देखिए हमने यहाँ पर ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी जो एमिट या अब्जॉर्ब होती है वो कॉन्टिन्यूस वे में होती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो वहाँ पर एनर्जी निकलनी चाहिए वो भी सेम कलर की निकलनी चाहिए, हालांकि वहाँ पर इंटेंसिटी अलग होगी। इंटेंसिटी जानते हैं ना आपकी रोशनी कितनी तेज़ है, ठीक है ना। जैसे अगर आप एक तो आप बोलेंगे कि रोशनी कम आ रही है यानी डिम आ रही है, एक आप बोलेंगे कि बहुत ही
तेज़ रोशनी आ रही है, तो मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी। कलर तो आपको पता लग गया, सेम कलर आपकी लाइट के भी तो कलर अलग अलग होते हैं, विबग्योर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर सेम रहना चाहिए था, बट इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कि फर्दर आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, सो इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन। तो आपको समझ में आ गया क्यों फेल टू एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि यहाँ तो कलर चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कलर चेंज ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट फेल टू एक्सप्लेन। एक्चुअल में होता क्या है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल चीज़ है आपकी। ठीक है, फिर इस चीज़ को अगली थ्योरी ने जो है वो इसको एक्सप्लेन किया, वो आता है आपका दैट इज़ प्लैंक थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे इसके बाद, उसके बाद आपको वो चीज़ बताई जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो इसमें ग्राफ भी आता है, वो भी अगर आप देख लें तो ग्राफ प्लॉट होता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ देखिए घट रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये वाला जो ग्राफ है ये कम टेम्परेचर पे, क्योंकि T1 T2 से कम है, तो ये वाला नीचे वाला ग्राफ कम टेम्परेचर पे, ऊपर वाला ग्राफ ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो आपने देखा कि जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये जो वेवलेंथ आ रही है इसके यहाँ पर जो इसकी पीक इंटेंसिटी जहाँ पर आ रही है, तो वहाँ पर अगर आप वेवलेंथ चेक करें तो वेवलेंथ घट रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ भी वेवलेंथ घट रही है, आप देख सकते हैं। रेड कलर के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, येलो के लिए वेवलेंथ कम होती है, और लास्ट में ब्लू कलर आता है उसके लिए सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये कलर की वेवलेंथ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको कलर्स तो सारे याद हैं, विबग्योर VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, देन कम्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसमें रेड कलर का आपने ध्यान रखना है कि रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और रेड की एनर्जी सबसे कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम क्यों है, ये देखिए, एक आपका फार्मूला अभी आप पढ़ के आए थे, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ही पढ़ा था, दैट E इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये आपने यहाँ पर पढ़ा था, कौन सा फार्मूला है, दैट न्यू इज़ इक्वल टू C बाय लैम्डा आपने पढ़ा था, न्यू इज़ इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो ऐसी चीज़ जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बोल रहे हो तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में ब्लू आता है। ठीक है, ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे आपने ये कलर की वेवलेंथ जो है वो भी याद रखनी है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आपने लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने पढ़ा था कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो आपको बता दिया है, अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। पहले पढ़ेंगे क्या होता है, फिर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ये चीज़ क्यों एक्सप्लेन नहीं हो पाया आपका। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब रेडिएशन जो है, एक जैसे मेटल ले लिया आपने, ठीक है, मेटल कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी मेटल, तो एक मेटल सरफेस आपने ली, उसके ऊपर आप इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करा रहे हो। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन किसी फ्रिक्वेंसी की आपने फॉल कराई, वहाँ पर क्या होता है कि जब वो रेडिएशन मेटल की सरफेस पर पड़ता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि व्हेन रेडिएशन विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हम बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के एक सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना हुआ है इसको आप बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, फिर यहाँ से ये निकल गया, तो इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं, या एमिटेड इलेक्ट्रॉन को आप फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख लिया E इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर से।
ठीक है। अब जैसे कि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना था, ये भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो जैसे उसमें ग्राफ पढ़ा था, इसमें भी ग्राफ देख लीजिए। फिर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाई, फेल क्यों हो गई। तो देखिए अब यहाँ पर यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने वाई एक्सिस पे ले ली। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पर तो लिया है फ्रीक्वेंसी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा मैंने लिया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो आप जानते ही हैं कि जो रोशनी आपने वहाँ पर डाली है उसकी कितनी इंटेंसिटी है, क्या वो रोशनी डिम है या वो रोशनी तेज़ है। मतलब तेज़ का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मीनिंग। अब यहाँ पर अगर आप पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को विद फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ पर एक हमने कहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आप लेंगे तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वो न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम अगर आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर इसके आगे आप जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी पे आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती रहेगी। यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो आपकी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा अगर आप इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ अगर आप लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग कलर की रोशनी के लिए आपकी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपका पर्टिकुलर मेटल जो है वो सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए, जैसे अब रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम है, मान लो उसमें रेड में जो है फ़ोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, तो ब्लू में उसमें जो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के होंगे क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इससे पहले आपको बताया था फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपके फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व हुआ और इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो मैंने आपको लास्ट भी बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी जो है वो एमिट और एब्जॉर्ब होती है कॉन्टिन्यूसली, और वहाँ जो एनर्जी होती है वो हमेशा इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब आप ज़्यादा इंटेंसिटी की रोशनी डालें, ज़्यादा मतलब एक रेड कलर आप डाल रहे हो बट रेड कलर डिम रोशनी है रेड, तो उसको बोलेंगे कि इट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। और एक रेड कलर की रोशनी ऐसी है जो बहुत ही ब्राइट है, तो उसको बोलोगे कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी का मीनिंग ये होता है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि वो कलर से रिलेट करता है कि कलर चेंज हो जाए तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना था, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया। बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा ऐसा तो होता ही नहीं है, इसके साथ तो कांस्टेंट रहता है। सो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने जो है वो ना ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाई, ना ही वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए, तो यानी वो थ्योरी तो फेल हो गई आपकी। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन बोथ द फिनोमिनास। फिर उसी थ्योरी पे आपका बेस्ड आ जाएगा बोहर मॉडल।